हे गाइस, दिस इज शुभम। वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम हाल ही में रिलीज हुई द टुमारो वॉर मूवी का हिंदी में एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले दोस्तों, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूले। तो कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं कि डैन एक बिल्डिंग के ऊपर के स्विमिंग पूल में गिरता हुआ दिखता है। तो आसपास का नज़ारा बहुत ही भयानक होता है, बिल्डिंग सब डिस्ट्रॉय हो चुकी होती है। तो सीन शिफ्ट होता है 28 साल पहले की कहानी पे, जहाँ पर हम देखते हैं कि डैन क्रिसमस ईव के मौके पर पार्टी के लिए सामान लाता है। हमें पता चलता है कि उसके घर पर पार्टी चल रही है। तो उसकी फैमिली में उसकी बेटी मुरी और उसकी बीवी होती है। तो उसकी वाइफ के साथ कॉन्वर्सेशन होता है। तो हमें पता चलता है कि डैन अपने डैड से नफरत करता है, उसके और उसके डैड के संबंध अच्छे नहीं। साथ ही में हमें डैन के बारे में कुछ बातें और पता चलती है कि वो कैलिफोर्निया के हाई स्कूल में बायोलॉजी टीचर है, लेकिन उसका सपना होता है कि वो एक असली रिसर्च लैब में काम करे और उसके लिए वो इंटरव्यू भी देता है और लास्ट राउंड में भी पहुंच जाता है। लेकिन एन वक्त पर उसे रिजेक्ट कर दिया जाता है क्योंकि उसके पास प्राइवेट सेक्टर में काम करने का एक्सपीरियंस नहीं होता। तो डैन इसकी फ्रस्ट्रेशन डस्टबिन पर निकालता है और वापस घर में आता है अपनी बेटी मोरे के साथ फुटबॉल का मैच देखने। उसका लटका हुआ चेहरा देखकर उसकी बीवी और उसकी बेटी उसके पास आते हैं और उसे पूछते हैं कि क्या हुआ है, लेकिन वो कुछ नहीं बताता। तो उसकी बेटी उसे समझाती है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। उसकी बेटी और उसके बीच में जो कॉन्वर्सेशन होता है उससे हमें पता चलता है कि उन दोनों का बॉन्ड कितना स्ट्रांग है, वो एक दूसरे से कितना प्यार करते हैं। तभी हम देखते हैं कि फुटबॉल मैच में अचानक एक ब्लास्ट होता है, एक पोर्टल ओपन होता है और उस पोर्टल में से 10-15 लोग गन लेके बाहर आते हैं। तो उनकी कमांडर जब बाहर आती तो वो सबको रिलैक्स होने के लिए कहती है और सबको बताती है कि हम 30 साल बाद के भविष्य से आए हैं और भविष्य में एक जंग छिड़ चुकी है और हमारा दुश्मन कोई इंसान नहीं है। तो वो सबको मदद के लिए गुहार लगाती है कि आप ही हमारी आखिरी उम्मीद हो। इस घटना के 12 महीने बाद ही दुनिया का हर देश जंग फैसिलिटीज़ तैयार करता है ताकि अपने सैनिकों को लड़ने के लिए फ्यूचर में भेजा जा सके। और पहले 1000 सैनिक फ्यूचर में भेजे जाते हैं और सब खुशी से उनके लौटने का इंतज़ार करते हैं, लेकिन 50% से भी कम लोग वापस आते हैं, इसलिए सब निराश हो जाते हैं। मिलिट्री के 50% से भी कम सैनिक लड़ने के काबिल होते हैं, इसलिए कई सरकारों का विचार ये होता है कि आम नागरिकों को भी इस जंग में शामिल कर लिया जाए। तो वो इस प्रस्ताव पर मान जाते हैं और नागरिकों को जंग में शामिल कर लेते हैं। जब भी जंग के लिए फ्यूचर में सैनिक भेजे जाते थे तो वो 7 दिन तक लड़ते थे और 7 दिन के बाद उन्हें वापस भेज दिया जाता था। तो जब भी वो फ्यूचर में लड़ने जाते थे तो उनमें से 50% से भी कम लोग वापस आते, और जो भी लोग वापस आते थे उनमें से कईयों की मेंटल और फिजिकल जो कंडीशन रहती है वो स्टेबल नहीं रहती। भविष्य में इतने सारे सैनिक भेजने के बावजूद भी भविष्य में ह्यूमन पॉपुलेशन सिर्फ 5 लाख रह चुकी है। तो इसका मतलब ह्यूमंस हार रहे हैं। तो कुछ समय बाद लोग इसके खिलाफ होने लगते हैं। उन्हें लगता है कि इस वॉर से हमारा कोई लेना देना नहीं है, हम फालतू में ही मारे जा रहे हैं। तो धीरे धीरे वर्ल्ड के हर हिस्से में प्रोटेस्ट होने लगते हैं, जिससे सिविल वॉर की सिचुएशन पैदा हो जाती है और लोग एक दूसरे को ही मारने लगते हैं। तो हालात काफ़ी ख़राब हो जाते हैं। तो दोस्तों, जैसे कि हम जानते हैं डैन हाई स्कूल में बच्चों को बायोलॉजी पढ़ाता है। तो जब वो पढ़ा रहा था तब बच्चों को बोर हो रहा था। तो डैन ये समझ जाता है और डैन उनसे पूछता है कि तुम्हें क्या पसंद है, बताओ मुझे। तो एक बच्चा हाथ खड़ा करता है, लेकिन डैन उसे इग्नोर कर देता है। उस बच्चे का नाम मार्टिन होता है और वो हमेशा ज्वालामुखी के बारे में ही बताता रहता है। ये बच्चा सच में जीनियस होता है और लास्ट में ये हमें काम आने वाला है, तो इसे याद रखिए। तो बच्चे निराश होकर कहते हैं कि हमारे पढ़ने लिखने से क्या फ़ायदा होगा, वैसे भी हम फ्यूचर में मारे ही जाएंगे, एलियंस हमें ख़त्म कर देंगे, सब कुछ ख़त्म हो जाएगा। तो डैन बच्चों को चीयर अप करने के लिए कहता है कि इस वक्त सबसे ज़्यादा ज़रूरत साइंटिस्ट की है, हम सोचना बंद नहीं कर सकते। तभी डैन के फ़ोन पर अलर्ट मैसेज आता है। ये अलर्ट मैसेज मिलिट्री के द्वारा भेजा जाता है। उसे एक सीक्रेट मिलिट्री बेस पर बुलाया जाता है, जहाँ पर उसके सारे डॉक्यूमेंट्स लिए जाते हैं और उसे बताया जाता है कि अगर तुम जंग के दौरान मारे जाते हो तो तुम्हारी फैमिली को $1 मिलियन बिना टीडीएस काटे दिए जाएंगे, और अगर भागने की कोशिश की तो आपको जेल हो सकती है। तो उसे शर्ट उतारकर एक चेयर पर बिठाया जाता है और उसे एक मशीन में अपना हाथ रखने के लिए बोला जाता है। ये एक स्पेसिफिक मशीन होती है जो इंसान के मरने का टाइम बताती है, और इस मशीन में हाथ रखते ही उसके हाथ पर एक डिवाइस लगाया जाता है जिसे कि जंप बैंड कहते हैं। और ये जंप बैंड से हम किसी भी आदमी को कहीं पर भी ट्रैक कर सकते हैं जंग के दौरान। और इस जंप बैंड को लगाने के लिए लिटरली उसके हाथों में सुइयां चुभोई जाती है उसके वेन्स तक।
तो डैन को ये सब खत्म होने के बाद 24 घंटे का टाइम दिया जाता है। डैन अपने बीवी के पास जाता है जो कि वॉर से वापस आने वालों की काउंसलिंग कर रही होती है। वो डैन अपने हाथों में लगा हुआ जंप बैंड दिखाता है तो वो समझ जाती है कि क्या हुआ है। तो वो डैन को कहती है कि हम यहाँ से भाग जाएंगे, लेकिन डैन कहता है कि गवर्नमेंट हमें कहीं भी ट्रैक कर सकता है। तो उसकी बीवी कहती है कि तुम्हें पता है तुम्हें किसके पास जाना है इसे निकालने के लिए। तो डैन एक बूढ़े आदमी के पास जाता है जो कि उसके ऊपर गन तानता है। तो बाद में हमें पता चलता है कि वो बूढ़ा आदमी और कोई नहीं बल्कि डैन का पिता होता है। डैन के पिता यहाँ पर इलीगल काम कर रहे होते हैं। डैन जब उन्हें अपने हाथों में लगा हुआ जंप बैंड दिखाता है तो उसके पिता उसको निकालने की कोशिश करते हैं और उनकी बातों बातों में हमें पता चलता है कि डैन के पिता डैन को और उसकी माँ को छोड़कर चले गए थे। इसकी वजह से डैन उन पर बहुत ही गुस्सा होता है और जब उन दोनों की बातें चल रही होती है डैन के पिता डैन के ऊपर शराब फेंक देते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि डैन उनकी जासूसी करने आया है। तो डैन उन्हें समझाता है कि मैं ऐसा कुछ नहीं करने आया। इसी बातों में उनके बीच गर्मा गर्मी हो जाती है और डैन अपने डैड से कहता है कि मेरी बेटी म्यूरी को क्रिसमस कार्ड भेजने की ज़रूरत नहीं है, मैं अपनी बेटी को आपसे कभी मिलने नहीं दूंगा। और डैन गुस्से से वहाँ से चला जाता है। घर आने पर डैन अपनी पत्नी और अपनी बेटी से अलविदा कहता है। उसकी बीवी रोती है लेकिन उसकी बेटी बहुत ही समझदार होती है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि डैन और उसके जैसे कई लोगों को एक मिलिट्री फैसिलिटी में बुलाया जाता है। वहाँ पर उन्हें कुछ बेसिक ट्रेनिंग दी जाती है और लेफ्टिनेंट हार्ट जो कि भविष्य से आई हुई होती है वो उन लोगों को बताती है कि आपकी ड्यूटी 7 दिनों की होगी और इन 7 दिनों में अगर आप जिंदा बच गए तो आपके हाथ पर लगा हुआ जो डिवाइस जंप बैंड से हम आपको लोकेट कर लेंगे और वापस पास्ट में बुला लेंगे। तो ये सब जब चल रहा होता है तो डैन की मुलाकात चार्ली से होती है और उनकी काफ़ी बातें होती है। इस वॉर के लिए 2 ग्रुप्स होते हैं, एक आर फोर्स और एक डी फोर्स। जो लोग साइंटिस्ट है और जिन्हें रिसर्च फील्ड में काफ़ी एक्सपीरियंस है उन्हें आर फोर्स में डाला जाता है और जिन्हें बाकी कुछ नहीं आता उन्हें डी फोर्स में डाला जाता है। तो डैन को और चार्ली को आर फोर्स में चुना जाता है। चार्ली डैन को बताता है कि यहाँ पे सब लोग 40 के ऊपर हैं, इसका मतलब है कि उस भविष्य में हम पहले ही मर चुके होंगे, इसलिए हमें इस लड़ाई के लिए चुना गया है। जब आर फोर्स को ब्रीफ दिया जाता है तब एक औरत पूछती है कि हम जंग शुरू होने से पहले ही उस टाइम में जाकर उन्हें हमला करने से पहले ही क्यों ख़त्म नहीं कर देते। तब उन्हें ब्रीफ देने वाला ऑफिसर कहता है कि जंप लिंक एक पुल है जो समय के 30 साल के अंतराल में बनाया गया है। हम या तो 30 साल पहले जा सकते हैं या 30 साल बाद में जा सकते हैं, हम उससे पहले या बाद में नहीं जा सकते। हमने बड़ी मुश्किल से एक वर्म होल बनाया है, अगर ये मुसीबत नहीं आती तो हम सिर्फ चूहों पर ही एक्सपेरिमेंट कर पाते। बाद में हम देखते हैं कि चार्ली और डैन बातें कर रहे होते हैं तो हमें पता चलता है कि चार्ली को बीच से बहुत डर लगता है क्योंकि उसे एक बार जेलीफिश ने काट लिया था। अचानक ही अलार्म बजने लगता है और सबको बुलाया जाता है। तब डैन लेफ्टिनेंट हार्ट से पूछता है हमें तो 7 दिन बाद जाना था, हम अभी तैयार नहीं हैं। तो लेफ्टिनेंट हार्ट बताती है कि हमारी रिसर्च फैसिलिटी पर हमला हुआ है इसलिए हमें जल्द से जल्द जाना होगा। इसी में हम देखते हैं कि सब लोगों को हथियारों के साथ एक जगह पर खड़ा किया जाता है। उनके ऊपर एक पोर्टल खुलता है जो उन्हें ऊपर खींच लेता है, लेकिन मशीन में गड़बड़ी होने की वजह से वो गलत लोकेशन पर पहुंच जाते हैं। अब हमें मूवी का स्टार्टिंग का सीन समझ में आता है कि डैन उस पोर्टल में से कहाँ पे गिर रहा है। तो डैन स्विमिंग पूल में गिरने के बाद वो खुद को संभालता है और जो भी लोग बचे हैं उनके साथ वो शहर का भयानक नज़ारा देखता है। तभी उनके कम्युनिकेशन डिवाइसेस में आवाज़ आने लगती है जो कि कमांडिंग ऑफिसर की होती है। तो डैन कमांडिंग ऑफिसर को जवाब देता है। तो कमांडिंग ऑफिसर जब उसे अपना नाम पूछती है तो डैन फॉरेस्टर अपना नाम बताता है। तो कमांडिंग ऑफिसर उसे बताती है कि पूरे शहर में वाइट स्पाइक्स ने कब्जा कर लिया है तो हम पूरे शहर को ही उड़ाने वाले हैं, लेकिन हमारी एक रिसर्च टीम एक बिल्डिंग में फंसी पड़ी है तो तुम्हें उन्हें रेस्क्यू करना पड़ेगा। तो डैन और उसकी टीम उन्हें रेस्क्यू करने के लिए निकल जाती है। रास्ते में हम देखते हैं कि हर तरफ तबाही तबाही है, हर तरफ मौत है। तो डैन और उसकी टीम उस लैब में पहुंच जाते हैं। तब उन्हें पता चलता है कि वो सारा का सारा रिसर्च क्रू मारा जा चुका है। तो कमांडिंग ऑफिसर उसे बताती है कि अगर वो लाश छोड़ के गए हैं तो वापस ज़रूर आएंगे। तो ऑफिसर उन्हें वहाँ से निकलने से पहले लैब में से कुछ नीली टेस्ट ट्यूब्स लाने के लिए कहते हैं। डैन उन टेस्ट ट्यूब्स को लेके जल्दी निकल रहे होते हैं और इधर दूसरी तरफ शहर पर बॉम्ब गिराने के लिए फाइटर जेट्स निकल चुके होते हैं। तो लैब से भागते वक्त डैन और उसकी टीम का सामना उन एलियन से होता है जिन्हें वो वाइट स्पाइक्स के नाम से जानते हैं। तो इस मुठभेड़ में डैन के टीम के कई लोग मारे जाते हैं, लेकिन वो कैसे तो करके बच के बाहर निकलते हैं। तभी वाइट स्पाइक उनका पीछा करते हैं, लेकिन उसी वक्त
रेस्क्यू टीम डैन और उसकी टीम को बचाने के लिए आते हैं, लेकिन वाइट स्पाइक्स रेस्क्यू टीम की गाड़ियों को पलटा देते हैं, तो उनके पास अब कोई उम्मीद नहीं बची होती। ऊपर से फाइटर जेट्स बमबारी करने लगते हैं, तो डैन और उसकी टीम लड़ने का फैसला करते हैं और वो बड़ी बहादुरी से लड़ते हैं। तो डैन और उसकी टीम को बचाने के लिए 2 आदमी पीछे रुकते हैं और वो वाइट स्पाइक्स को रोकते हैं, लेकिन फिर भी ऊपर के गिरे हुए बम की वजह से वो और उसकी टीम बेहोश गिर जाती है और डैन और उसकी टीम की आंखें सीधा मिलिट्री के हॉस्पिटल में खुलती है। तभी डैन और चार्ली बाहर आकर देखते हैं तो वो एक मिलिट्री फैसिलिटी होती है जो एक खुले मैदान में इस्टेब्लिश की हुई होती है। होश में आने के बाद डैन उस कमांडिंग ऑफिसर से मिलता है जो उन्हें रेडियो पर ऑर्डर दे रहा था, लेकिन बातों बातों में उसे पता चलता है कि वो असल में उसकी बेटी म्यूरी फॉरेस्टर है। तो अपनी बेटी को ऐसे देखकर उसे बहुत गर्व होता है और साथ ही में हमें ये भी पता चलता है कि आर्म फोर्स को उसकी बेटी म्यूरी फॉरेस्टर ने ही बनाया है और वही मेन रिसर्चर है। जब उनकी बातें चल रही होती है तो म्यूरी कहती है कि अंत नज़दीक है, कुछ ही हफ्तों में ह्यूमंस का नामो निशान मिट जाएगा और मैंने आपको इमोशनल होकर नहीं बुलाया या फिर मेरे डैड के साथ मुझे वक्त बिताना था इसलिए नहीं बुलाया, बल्कि आपको एक खास वजह के लिए बुलाया है और वो हमें लास्ट में पता चलेगा। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि म्यूरी डैन को फीमेल वाइट स्पाइक्स के बारे में बता रही होती है, क्योंकि मेल वाइट स्पाइक्स के मुकाबले मेल वाइट स्पाइक्स का जो शरीर होता है वो जहर के खिलाफ बहुत ही अच्छी तरह से काम करता है। इसकी वजह से म्यूरी का प्लान होता है कि वो उस फीमेल को पकड़े और उस पर रिसर्च करके एक ऐसा जहर बनाए कि एक ही झटके में सारे के सारे वाइट स्पाइक्स मारे जाए और मनुष्य जाति बच जाए। तो फीमेल वाइट स्पाइक्स को पकड़ने के मिशन में म्यूरी डैन को भी शामिल कर लेती है और वो हेलीकॉप्टर से वहाँ पर जाते हैं। देखते हैं कि नीचे गुफा में जो फीमेल वाइट स्पाइक होती है उसे काबू करने के लिए ढेर सारे सैनिक अपना दौर लगा रहे होते हैं, लेकिन वो फिर भी काबू में नहीं आती। तब उसे काबू में करने के लिए म्यूरी भी नीचे जाती है और काफ़ी जद्दोजहद के बाद म्यूरी और बाकी सैनिक उसे पकड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन फिर भी वो हाथ में नहीं आ रही होती है और वो बाहर निकलने की कोशिश भी करती है। तो ऊपर से एक सैनिक फायर फ्लेम लगाता है तो वापस वो आ जाती है। तो म्यूरी को खतरे में देखकर डैन भी उसे बचाने के लिए नीचे जाता है और सब कोशिश करके उस मादा को पिंजरे के अंदर डाल लेते हैं और वहाँ से भागने की कोशिश करते हैं। तभी उन्हें पता चलता है कि ढेर सारे वाइट स्पाइक्स यहाँ पर उसे बचाने के लिए आ रहे हैं। तो उनके साथ लड़ाई में काफ़ी सैनिक मारे जाते हैं और काफ़ी हेलीकॉप्टर क्रैश भी हो जाते हैं। तो ये काफ़ी खतरनाक फाइट सीन हमें देखने को मिलता है, लेकिन म्यूरी और डैन एक टैंक में भागने में कामयाब हो जाते हैं। जब तक रेस्क्यू टीम उन्हें बचाने नहीं आती तब तक म्यूरी और डैन के बीच कुछ बातें होती है, वही बातें जो एक पिता और बेटे के बीच में होती है। तो डैन उसे कहता है कि बताओ मुझे कि मेरी मौत कैसी हुई थी। तो म्यूरी बताने लगती है कि जब मैं 12 साल की थी तब आप और मॉम अलग हुए थे और जब मैं 14 साल की हुई तो आप दोनों ने डिवोर्स ले लिया और जब मेरा 16वां जन्मदिन था तब मुझे हॉस्पिटल से एक कॉल आया कि आपका कार एक्सीडेंट हुआ है और मैंने आईसीयू में आपको आखिरी सांसें लेते हुए देखा और आपने मेरे सामने ही अपना दम तोड़ दिया। डैन को इन बातों पर यकीन नहीं हो रहा था क्योंकि उसने ये ज़िंदगी जी ही नहीं थी, लेकिन म्यूरी के कहने की वजह से उसे यकीन आ गया। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि जो फीमेल वाइट स्पाइक होती है उसे कैद कर कर वो एक रिसर्च फैसिलिटी में ले जाते हैं जिसे काफ़ी सुरक्षा में रखा जाता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि म्यूरी ने उस फीमेल वाइट स्पाइक को अपने लैब में बांध कर रखा है जिस पर वो एक्सपेरिमेंट कर रही है। म्यूरी का प्लान ये होता है कि वो एक ऐसा जहर बनाएगी इस फीमेल वाइट स्पाइक के डीएनए से कि एक ही साथ में सारे के सारे वाइट स्पाइक मारे जाएं। तो ये प्लान वो डैन को बताती है और डैन भी इसमें उसकी मदद करने लगता है। म्यूरी काफ़ी सैंपल्स टेस्ट करती है लेकिन उसे 100% मैच होने वाला बॉन्ड नहीं मिलता। इसकी वजह से वो टेस्ट करती रहती है, लेकिन कुछ देर बाद उसे वो 100% बॉन्ड मिल जाता है और तभी वो जो फीमेल वाइट स्पाइक होती है वो अचानक चिल्लाती है और उसका चिल्लाना मतलब वो बाकी जो मेल वाइट स्पाइक होती है उसे बुलाती है। वो वाइट स्पाइक्स इतनी सारी तादाद में आते हैं कि उन्हें रोकना मुश्किल हो जाता है। वो सारे के सारे किलेबंदी तोड़कर अंदर आ जाते हैं और सबको मारने लगते हैं उस फीमेल वाइट स्पाइक को बचाने के लिए। तो इन सब में म्यूरी और डैन भागने लगते हैं और इसी बीच म्यूरी डैन को बताती है कि आप ये जहर अपनी दुनिया में ले जाइए, इसे बड़ी तादाद में बनाइए और जंग शुरू होने से पहले ही उन सबको मार दीजिए। एक वाइट स्पाइक
उन पर अटैक कर देता है, जिसमें म्यूरी काफ़ी घायल हो जाती है और जंप लिंक को एक्टिवेट करने के लिए टाइमर सेट हो जाता है। मरते वक्त म्यूरी डैन से वादा लेती है कि आप इस जंग को कभी भी शुरू नहीं होने देंगे। तभी म्यूरी नीचे गिरने लगती है और डैन भी उसे बचाने के लिए कूद जाता है, लेकिन जंप लिंक एक्टिवेट होने की वजह से वो उसे वापस खींच लेता है और पास्ट में भेज देता है। जब डैन पास्ट में आता है तो म्यूरी ने बनाया हुआ टॉक्सिन उसके हाथ में होता है। जब डैन को होश आता है तो उसके सामने लेफ्टिनेंट हार्ट होती है। वो लेफ्टिनेंट हार्ट से कहता है कि इस पॉइजन को बड़े पैमाने पर बनाओ और हम इसे भविष्य में भेजेंगे, जिससे सब एलियंस मारे जाएंगे। लेकिन लेफ्टिनेंट हार्ट उसे कहती है कि हमारा भविष्य से कांटेक्ट टूट चुका है, हम हार चुके हैं, हम अब कुछ नहीं कर सकते। डैन जब बाहर आता है तो उसकी बीवी उसे देखकर काफ़ी खुश होती है और उसे गले लगाती है। और जब डैन घर पहुंचता है तो अपनी बेटी म्यूरी को देखकर काफ़ी सरप्राइज हो जाता है। में जब म्यूरी सो रही होती है तो डैन उसके बेड के पास बैठा हुआ होता है। तो उसकी बीवी जब उसे देखने आती है तो डैन अपनी बीवी को सब सच्चाई बता देता है कि फ्यूचर में क्या हुआ था। डैन अपनी बीवी से कहता है कि मेरे पास सब हथियार है, लेकिन मैं उसे यूज़ नहीं कर सकता। तो उसकी बीवी उसको दिलासा देते हुए कहती है, क्या हो जब एलियंस अपने स्पेसशिप से बाहर आए तो उन्हें एक हथियारबंद फौज बाहर मिले। लेकिन डैन उसे कहता है कि उनकी स्पेसशिप का कोई भी निशान नहीं मिला और ना ही कोई सैटेलाइट इमेज। वो कैसे इस धरती पर आए थे कुछ भी पता नहीं है। तो उसकी बीवी उसको आइडिया देती है कि हम शायद गलत साल में ढूंढ रहे थे। सबसे पहला हमला 48 में हुआ था, शायद वो 47 या फिर 46 में धरती पर आए होंगे। तो डैन को आइडिया पसंद आता है। वो एक आदमी के पास जाता है जिसका नाम डोरियन होता है, और डोरियन 3 बार भविष्य में जा चुका है लड़ाई करने के लिए। तो डैन डोरियन से मदद मांगता है और उसे कहता है कि मुझे अपनी बेटी को बचाना है। तो डोरियन मान जाता है और डैन डोरियन के गले में जो वाइट स्पाइक का पंजे का नाखून होता है वो उससे मांगता है और वो चार्ली के पास लेके जाता है। चार्ली उसे बताता है कि इस पंजे पर चाइनीज ज्वालामुखी की राख है। तो डैन इसके बारे में पता करने के लिए ज्वालामुखी के एक्सपर्ट के पास जाता है और वो और कोई नहीं बल्कि मार्टिन होता है। आपको याद है ना मार्टिन? ये बंदा सच में जीनियस होता है। ये 2 मिनट में पता लगाता है कि एलियंस कहाँ से आए थे। एलियंस की लोकेशन रशिया के सबसे बड़े ग्लेशियर के पास होती है। वहाँ पे साइंटिस्ट को एक्सपेरिमेंटल खुदाई के दौरान ज्वालामुखी की राख मिली कि उस पंजे पर मिली हुई राख से मैच कर रही थी। इससे हमें पता चलता है कि एलियंस का शिप टकराने का कोई भी सबूत क्यों नहीं मिला, क्योंकि हजारों सालों से वो जब ग्लोबल वार्मिंग की वजह से वो बर्फ पिघली तो वो बाहर आ गए और उन्होंने पूरी दुनिया पर हमला कर दिया। रशिया जाने के लिए डैन और उसकी टीम को एक प्लेन की ज़रूरत होती है, जिसके लिए वो गवर्नमेंट के एक ऑफिसर के पास जाते हैं, लेकिन वो मना कर देता है। इसलिए डैन अपने डैड के पास जाता है मदद मांगने के लिए, क्योंकि उसके डैड इलीगल कामों में और प्लेन के मामले में काफ़ी एक्सपर्ट होते हैं। तो कुछ देर बात करने के बाद उसके डैड मान जाते हैं। रशिया के लिए निकलने से पहले लेफ्टिनेंट हार्ट भी आती है डैन को अपनी मदद ऑफर करने के लिए, क्योंकि डैन के बेटे के साथ उसने काफ़ी देर काम किया होता है। तो सब प्लेन में बैठकर रशिया के लिए निकलते हैं। रशिया पहुंचते ही सब स्पेसशिप की क्रैश साइट को ढूंढने लगते हैं। तो एक जगह पर आके उनके सारे जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस होते हैं वो काम करना बंद पड़ जाते हैं। तो तभी उन्हें समझ में आ जाता है कि नीचे कुछ तो गड़बड़ है। तो वो एक्सप्लोजिव लगा के ऊपर की सारी बर्फ़ को उड़ा देते हैं और जब वो नीचे जाते हैं तो उन्हें स्पेसशिप दिख जाती है, जो कि हज़ारों सालों से वहीं पर बर्फ़ में पड़ी हुई थी। डैन अपने डैड और चार्ली को बाहर ही रुकने के लिए कहता है और बाकी साथियों के साथ वो स्पेसशिप के अंदर जाता है। तो स्पेसशिप के अंदर जाते ही उन्हें एलियंस दिखते हैं, लेकिन वो वाइट स्पाइक्स नहीं होते, वो एलियंस होते हैं जिनका वो स्पेसशिप होता है। और जब वो आगे जाते हैं तो कार्गो में उन्हें वाइट स्पाइक्स दिखते हैं। तो देर ना करते हुए म्यूरी ने जो जहर बनाया था वो सब उसमें इंजेक्ट करने लगते हैं और जहर बखूबी काम करता है। कई वाइट स्पाइक्स मारे जाते हैं, लेकिन उनकी चीखों की वजह से बाकी जो वाइट स्पाइक्स होते हैं वो जाग जाते हैं और बाहर भागने लगते हैं। तो सभी हथियारों के साथ उनका सामना करने लगते हैं। डैन के डैड बाहर आने वाले वाइट स्पाइक्स को मार रहे होते हैं और चार्ली एक चेन सॉ लेके एक पूरे के पूरे वाइट स्पाइक को खोल डालता है। उनकी तादाद काफ़ी ज़्यादा होने की वजह से डोरियन पूरे के पूरे शिप को C4 लगा के उड़ा देता है। इस धमाके में सारा का सारा क्रू मारा जाता है और उनके साथ वाइट स्पाइक्स भी मारे जाते हैं, लेकिन एक मादा डैन के डैड के हाथों से बचकर निकल जाती है। अगर ये बाहरी दुनिया में पहुंच गई तो वाइट स्पाइक्स की आबादी फिर से बढ़ जाएगी और ये पूरी दुनिया पर कब्जा कर लेंगे, इसलिए उस मादा को मारना बहुत ज़रूरी था। इसलिए डैन और उसके डैड उसको ढूंढने के लिए निकल जाते हैं। उसके फुटप्रिंट का सहारा लेकर वो उसे ढूंढ लेते हैं।
वो मादा डैन के डैड की तरफ हमला करने के लिए आती है, लेकिन डैन बीच में आकर उन्हें बचा लेता है। फिर डैन के डैड और डैन दोनों तरफ से फायरिंग करते हैं, फिर भी वो मादा उन पर भारी पड़ रही होती है। और लास्ट में डैन जो म्यूरी ने दिया हुआ जहर होता है वो उस मादा के मुंह में डाल देता है, और जहर के असर के कारण उसका चेहरा पिघलने लगता है और वो चोटी से नीचे गिरकर मर जाती है। उसके मरने के बाद दोनों बाप बेटे चैन की सांस लेते हैं, और उनके बातों से हमें पता चलता है कि अब डैन अपने डैड से नफरत नहीं करता है। और मूवी के लास्ट में हम देखते हैं कि डैन अपनी बेटी म्यूरी को उसके ग्रैंडफादर से मिलाता है, और यहाँ पर एक हैप्पी एंडिंग होती है। सो गाइस, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।